हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग गबन उपन्यास को पढ़ रहे हैं। गबन उपन्यास से संबंधित 3 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। इस 3 वीडियो में आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 39 तक की कथा का सारांश मिल जाएगा। आज पार्ट 4 के अंतर्गत मैं गबन उपन्यास के अध्याय 40 से लेकर अध्याय 52 तक की कथा को सारांश रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। अध्याय 52 ही इस उपन्यास का अंतिम अध्याय है। आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आज के इस वीडियो को देखने से पहले गबन उपन्यास से संबंधित जो 3 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इसे आप जरूर देखें ताकि आपको उपन्यास की पूरी कथा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जब जालपा की मुलाकात रमानाथ से होती है और जालपा के समझाने पर रमानाथ अपना बयान बदलने के लिए राजी भी हो जाता है। उसके बाद की कथा क्या है देखते हैं अध्याय 40 से लेकर अध्याय 52 तक में। चलिए शुरू करती हूँ। देखिए, रमानाथ बंगले पहुंचकर दरोगा साहब से कहता है कि उस पर गबन का कोई मुकदमा नहीं है और वह बेगुनाह है, अतः वह अदालत में जाकर अपना बयान बदल देगा। यह सुनकर दरोगा उसे एक अच्छी नौकरी का प्रलोभन देता है कि यदि वह पुलिस का साथ देगा तो उसे एक अच्छी नौकरी के साथ मान सम्मान भी मिलेगा। रमानाथ इस प्रलोभन में नहीं आता है। तभी वहां पर डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर भी पहुंच जाते हैं। डिप्टी साहब जब यह देखते हैं कि रमानाथ किसी भी तरह से उनके झांसे में नहीं आ रहा है तो वह रमानाथ को झूठे मुकदमे में फंसाकर 7 साल के लिए जेल भेज देने की धमकी देता है, जिससे रमानाथ डर जाता है। उसके चेहरे के बदले हुए रंग से इंस्पेक्टर समझ जाता है कि उसे चालाकी से जाल में फंसाया जा सकता है। वह उसके साथ नरमी से पेश आता है। तो रमानाथ ने कहा था जालपा से कि वह बयान बदल देगा, तो इसी बात की जानकारी वह किसे देता है? दरोगा को देता है। और इसके बाद इंस्पेक्टर, डिप्टी साहब ये सब क्या करते हैं? रमानाथ को डराते हैं, धमकाते हैं, जिससे रमानाथ भयभीत हो जाता है और दरोगा, इंस्पेक्टर, डिप्टी साहब समझ जाते हैं कि रमानाथ को अपने जाल में किस तरह से फंसाया जा सकता है, किस तरह से इसे अपने कब्जे में रखा जा सकता है। और उसके बाद वे सभी उसके साथ नरमी से पेश आते हैं। रतन सदैव जालपा को पत्र लिखकर उसे हौसला देती रहती थी, परंतु अपनी स्थिति की जानकारी कभी ना देती थी। वकील साहब के गुजर जाने के बाद जालपा की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। रतन, जो कभी पैसों को विशेष महत्व नहीं देती थी, वह आज रोटियों की मोहताज हो गई। उसे किसी भी चीज की सुध-बुध नहीं थी। उसने सब कुछ मणिभूषण पर छोड़ दिया था। मणिभूषण ने बड़ी चालाकी से उसकी सारी संपत्ति हथिया ली। तो मणिभूषण कौन है? वह है वकील साहब का भतीजा। इतना ही नहीं, उसने रतन के बंगले को बेचने का विचार किया। रतन ने जब बंगला बेचने से इनकार किया तो उसका रवैया बदल गया। उसने रतन से कहा कि सम्मिलित परिवार में विधवा का अपने पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है। उनके परिवार में अभी तक संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है और वकील साहब ने अभी तक कोई वसीयत भी नहीं लिखी थी। अतः रतन का अपने पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। वह सिर्फ अपने गुजारे के लिए रुपये मांग सकती है। यही कारण है कि उसके गुजारे के लिए 50 रुपया प्रति माह का प्रबंध कर दिया गया। इसके साथ ही मणिभूषण उसे बतलाता है कि उसने उसके लिए 15 रुपया प्रति महीना किराए के मकान का बंदोबस्त कर दिया है। तो रतन की स्थिति भी काफी दयनीय हो गई है। उसका भतीजा जो मणिभूषण है वो बड़ा ही चालाक है, तो वह वकील साहब की सारी संपत्ति को हथिया लेता है। मकान भी बेचना चाहता है और रतन जब बेचने से इनकार करती है तो उसका रवैया भी बदल जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया है कि उस समय हमारे समाज में विधवा का कोई अधिकार नहीं होता था। यानी सम्मिलित परिवार में अगर कोई स्त्री विधवा हो गई है तो उसका परिवार में कोई अधिकार ही नहीं होता था। वह सिर्फ अपने गुजारे के लिए रुपये की मांग कर सकती थी। इसी बात को यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी ने रतन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। रतन यह फैसला करती है कि जिस चीज पर उसका अधिकार नहीं है उसे वह पाने की कोशिश कभी नहीं करेगी। वह कानून द्वारा बनाए गए नियमों की निंदा करती है। वह घर छोड़कर अकेले ही निकल जाती है कि मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लेगी। रतन के वास्तविक जीवन की शुरुआत होने जा रही थी। यही फैसला रतन लेती है कि जिस संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं है वह उसे लेना भी नहीं चाहेगी और खुद संघर्ष करके अपना जीवन यापन करेगी। यह फैसला रतन लेती है। सुबह 10 बजे कचहरी में काफी भीड़ थी। तभी वहां पर जालपा और देवीदीन पहुंचते हैं। वहां पर करीब 15 मुलाजिम थे जिनके हाथों में हथकड़ियां
होने पर भी वे काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि वे सभी क्या थे, क्रांतिकारी थे। अदालत की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई और 3 बजे रमानाथ को कटघरे में लाया गया। जालपा को यह उम्मीद थी कि रमानाथ अपना बयान बदल देगा, परंतु रमानाथ ने अपना बयान न बदलकर वही बयान दिया जो पुलिस वालों ने देने के लिए कहा था। इससे जालपा को गहरा सदमा लगा। वहां पर उपस्थित कई महिलाएं रमानाथ की निंदा करने लगी। यानी रमानाथ तो बयान बदलने वाला था, लेकिन होता क्या है, रमानाथ बयान बदलता नहीं है, बल्कि वही बयान देता है जो पुलिस वाले ने उसे देने के लिए कहा था, जिसका परिणाम क्या होता है कि वहां पर उपस्थित बहुत सारी महिलाएं जो है उसकी निंदा करती है। और जालपा तो दुखी होती ही है, जालपा को तो सदमा लगता ही है। जालपा के लिए यह सब कुछ असहनीय था। उसकी इच्छा हुई कि वह कटघरे में जाकर सब कुछ सच सच बतला दे, लेकिन वह ऐसा भी नहीं कर सकती थी। वह रोते रोते वहां से बाहर निकल आई। साथ ही देवीदीन भी बाहर आ गया। जालपा के पूछने पर देवीदीन बतलाता है कि कैदियों के लिए फिर से हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। जालपा जज साहब से मिलकर सब कुछ सच सच बतलाना चाहती है, तो देवीदीन उसे पुलिस के दांव पे समझाता है और इसके परिणाम से अवगत कराता है। जालपा सोचती है कि रमानाथ को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जालपा मन ही मन रमानाथ को धिक्कारती है और वहां और ज्यादा समय न रुककर देवीदीन के घर आ जाती है। तो जालपा भी बहुत परेशान हो जाती है इस बात से कि रमानाथ ने क्यों बयान बदल दिया, और देवीदीन भी समझाता है कि पुलिस के दांवपेच के कारण अभी कुछ भी सच सच बतलाया नहीं जा सकता है। जालपा रमानाथ को धिक्कारती है और वापस देवीदीन के घर आ जाती है। इस प्रकार 1 महीने व्यतीत हो गए। जालपा कई दिनों तक बेचैन रही। उसने रमानाथ को अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। उसने रमानाथ को घर के सामने से मोटर पर आते जाते कई बार देखा। उसकी आंखों में शर्म व क्षमा याचना भी थी, परंतु जालपा ने इसकी परवाह नहीं की। मुकदमे की सारी कार्रवाई हो गई थी, सिर्फ फैसला सुनाना ही बाकी था। फैसले के तारीख के दिन जालपा ने दैनिक पत्र में जज साहब का फैसला पढ़ा। फैसला में 5 लोगों को 10-10 साल और 8 लोगों को 5-5 साल की कैद तथा दिनेश नाम के एक व्यक्ति को फांसी की सजा हुई थी। तो फैसले के तारीख के दिन जालपा ने यह फैसला पढ़ा, कहाँ, दैनिक पत्र में, कि वहां पर 5-5 लोगों को 10-10 साल की सजा हुई, 8 लोगों को 5-5 साल की सजा हुई और दिनेश नाम के एक व्यक्ति को फांसी की सजा हुई। दिनेश के 2 छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी माँ व पत्नी है। यह जानकर जालपा चिंतित हो जाती है कि उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। वह देवीदीन से दिनेश के घर का पता मालूम करने के लिए कहती है। के साथ साथ वह रमानाथ को मन ही मन बहुत कोसती है। शाम के समय जालपा देवीदीन का इंतजार कर रही थी। तभी मोटर में बैठकर वहां रमानाथ आता है और जग्गू को सोने की 4 चूड़ियां भेंट करता है, परंतु जग्गू उसे जमीन पर फेंक कर उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। यह सुनकर जालपा भी आती है और वह भी रमानाथ को धिक्कारती है और उससे कहती है कि अब उसका रमानाथ के साथ कोई संबंध नहीं है। वह यानी रमानाथ उसके लिए मर चुका है। लेकिन शाम के समय क्या देखती है कि रमानाथ आता है और अब जग्गू के लिए सोने की 4 चूड़ियां लेकर आता है। जग्गू भी क्या करती है, उस चूड़ी को फेंक देती है और खूब खरी खोटी सुनाती है। जालपा भी रमानाथ को खूब धिक्कारती है और यह बताती है कि उसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, उसके लिए वह मर चुका है। ऐसे में रमानाथ वहां से लज्जित होकर चला जाता है। जग्गू जालपा को रमानाथ के प्रति इतना कठोर न बनने के लिए समझाती है। तभी देवीदीन आकर दिनेश के घर का पता जालपा को बतलाता है और दोनों दिनेश के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो जब जालपा रमानाथ से यह कह देती है कि वह उसके लिए मर गया है, तो इस कठोर व्यवहार को देखकर जग्गू क्या करती है, जालपा को समझाती है। फिर देवीदीन आकर बतलाता है कि दिनेश के घर का पता चल चुका है, तो जालपा देवीदीन के साथ दिनेश के घर के लिए निकल पड़ती है। जालपा व जग्गू की खरी खोटी बातों को सुनकर रमानाथ वापस चला जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जालपा और जग्गू के प्रति उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसे अपनी कायरता पर क्रोध आ रहा था। उसे भी यह एहसास होता है कि वह बहुत बड़ा अन्याय, गलत कार्य करने जा रहा है। पुलिस के द्वारा दिए गए प्रलोभन के कारण वह जालपा से किए गए वादे से मुकर गया था। उसे लगता है कि वह तुरंत जज साहब से मिलकर सारी सच्चाई बता दे। तभी रास्ते में उसे दरोगा मिलता है और उसे बंगले पर चलने की जिद करता है, परंतु रमानाथ उसकी बात न मानकर मोटर से उतर जाता है और पैदल ही जज साहब के बंगले तक पहुंच जाता है। लेकिन जज साहब को सच बताने की उसे हिम्मत नहीं होती है। सच बताने पर उसकी कितनी जिल्लत होगी, यह सोचकर वह चुप ही रह जाता है और वापस बंगले पर चला जाता है। तो रमानाथ फिर एक बार सोचता है कि वह जज साहब से मिलकर सारी बात बता दे, लेकिन होता क्या है, वह सोचता है कि अगर वह सच बात बता देगा तो उसकी जिल्लत होगी, यानी उसकी खूब बेइज्जत होगी, और इसलिए वह क्या करता है, मन मानकर पुनः अपने बंगले चला जाता है। रमानाथ बंगले पहुंचकर आधी रात को सोता है। वह नींद में सपने देखता है कि दिनेश को फांसी दी जा रही है
और तभी एक औरत तलवार लिए वहां आती है। वह तलवार से फांसी की रस्सी को काट देती है। यह देख चारों तरफ हलचल मच जाती है। वह देखता है कि वह औरत जालपा है। सभी उसे घेर कर पकड़ना चाहते हैं, परंतु कोई उसे पकड़ नहीं पाता है। कोई भी उसके सामने जाने का साहस नहीं कर पाता है। तभी जालपा ने छलांग लगाकर रमानाथ पर तलवार चलाई और इसके साथ ही रमानाथ की आंखें खुल गई। वह देखता है कि दरोगा और इंस्पेक्टर कमरे में खड़े हैं और डिप्टी साहब आराम कुर्सी पर लेटकर सिगार पी रहे हैं। इंस्पेक्टर बतलाता है कि उसकी हिफाजत का पहरा और भी सख्त कर दिया जाएगा जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। इसके साथ ही डिप्टी साहब उसे कमिश्नर का डीओ देता है, जिससे उसे अच्छी नौकरी मिल जाए, परंतु रमानाथ उसे फाड़ देता है। यह देखकर वे सभी क्रोधित हो जाते हैं। इंस्पेक्टर रमानाथ को समझाता है कि ऐसा करके वह अपने लिए मुसीबत खड़ी करने के साथ साथ जालपा को भी मुसीबत में डाल देगा। यही कारण है कि वह ना चाहते हुए भी पुलिस के सामने झुक जाता है। उसे लगता है कि पुलिस कहीं जालपा को प्रताड़ित करना शुरू ना कर दे। एक बार पुनः रमानाथ के मन में आता है कि वह पुलिस द्वारा दिए गए प्रलोभन से बचे। तो रमानाथ पुनः एक बार यह विचार करता है कि वह पुलिस के चंगुल से बाहर निकले, लेकिन फिर से डिप्टी साहब उसे डरा देते हैं कि यदि ऐसा कुछ वह करेगा तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? जालपा पर पड़ेगा। रमानाथ भयभीत हो जाता है कि कहीं पुलिस जालपा को प्रताड़ित ना करे। इसी तरह 1 महीने और बीत गए। रमानाथ पुलिस के हाथों की कठपुतली बन गया था। वह पहले की अपेक्षा ज्यादा शराब पीने लगा। उसके कमरे में अक्सर जोहरा नाम की एक वेश्या आया करती थी, जिसका गाना वह बहुत शौक से सुनता था। इस प्रकार रमानाथ का जीवन पहले से भी अधिक विलासी हो गया था। धीरे धीरे वह जोहरा से प्रेम करने लगा। रमानाथ जालपा को भूलकर जोहरा के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के सपने देखने लगा और इस तरह करते हुए 1 महीने बीत जाते हैं। रमानाथ का जीवन जो है विलासिता से भर चुका था। उसके पास एक जोहरा नाम की वेश्या आती थी और धीरे धीरे वह जोहरा के प्रेम में पड़ गया। जोहरा के प्रेम में रमानाथ बुरी तरह फंस गया। यह जानकर पुलिस अधिकारी उसके प्रति निश्चिंत हो गए। एक दिन की घटना है कि पुलिस अफसरों के साथ मोटर में घूमते रमानाथ की नजर रास्ते में जालपा पर पड़ी। वह पहले से काफी दीन व दुर्बल दिख रही थी। उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ गई थी। माथे पर गंगा जल का कलश लेकर वह घाट के ऊपर से आ रही थी। रमानाथ उसकी हालत देखकर यह सोचता है कि क्या देवीदीन ने उसे घर से निकाल तो नहीं दिया। वह जालपा की हालत देख चिंतित हो उठा। जब रमानाथ वापस बंगले आता है तो उसे चिंतित देखकर जोहरा इसका कारण पूछती है तो रमानाथ उसे सारी बातें बतलाता है। रमानाथ के कहने यानी आग्रह पर वह राजी हो जाती है कि वह जालपा के दयनीय स्थिति के कारण का पता अवश्य लगाएगी। इतने में दरोगा आकर जोहरा को अपने मनोरंजन के लिए ले जाना चाहता है तो रमानाथ दरोगा का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल देता है और कहता है कि जोहरा सिर्फ उसकी है। यह सुनकर जोहरा अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। तो एक दिन की बात है, रमानाथ अचानक रास्ते में किसको देखता है? जालपा को देखता है कि जालपा बड़ी ही दीन दुर्बल दिखाई दे रही है। माथे में एक कलश है और वह कलश में जल भरकर गंगा नदी के किनारे से आ रही है। तो वह चिंतित हो जाता है कि क्या देवीदीन ने उसे घर से निकाल दिया है। और इसके बाद वह सारी बात जब जोहरा को बताता है तो जोहरा रमानाथ के कहने पर यह पता लगाने के लिए चल देती है कि किस कारण से जालपा की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। रमानाथ के आग्रह पर जोहरा जालपा का पता लगाने के लिए चली जाती है। जोहरा के चले जाने के बाद रमानाथ पुनः इस बात से चिंतित हो उठता है कि कहीं जोहरा ने उसे धोखा तो नहीं दिया। वह मन ही मन अफसोस करता है कि उसने जालपा की बात न मानकर बहुत बड़ी भूल की है। साथ ही जोहरा को त्यागना भी उसके लिए संभव न था। 1 हफ्ते बीत गए परंतु जोहरा न आई। रमानाथ जोहरा को बेवफा समझ बैठता है कि अब वह न आएगी। दरोगा रमानाथ से फिल्म देखने के लिए कहता है तो वह तैयार हो जाता है। तभी जोहरा वहां आती है। वह अत्यंत साधारण लिबास में काफी गंभीर लग रही थी। जोहरा जालपा के बारे में रमानाथ को बतलाती है कि जालपा उसी दिनेश के घर पर है जिसे फांसी की सजा हुई है। दिनेश के 2 छोटे बच्चे, पत्नी व माँ है। जालपा उनकी सेवा व सारा काम काज करती है। दिनेश के परिवार की मदद करने के लिए वह बड़े बड़े आदमियों से चंदा भी इकट्ठा करती है। यह सब सुनकर रमानाथ का गुस्सा शांत होता है और जोहरा से पूरी कहानी सुनाने के लिए कहता है। जोहरा बतलाती है कि वह एक ब्रह्म समाजी महिला का वेश धारण करके दिनेश के घर पहुंच उसकी माँ और पत्नी से बात की। इसी बीच वहां पर जालपा आ गई। तब दिनेश की माँ ने बतलाया कि जालपा किस तरह से उन सबकी निस्वार्थ सेवा कर रही है। शाम को जालपा बच्चों को लेकर पार्क गई तो जोहरा ने उससे बातचीत की।
जालपा ने पहले अपने बारे में सब कुछ सही सही नहीं बतलाना चाहा, परंतु बाद में उसने जोहरा को सब कुछ बतला दिया कि वह अपने पति रमानाथ के पापों का प्रायश्चित करने के लिए दिनेश के परिवार की सेवा कर रही है। जालपा चाहे तो यह साबित कर सकती है कि रमानाथ की शहादत झूठी है और इस तरह से क्रांतिकारी देशभक्तों की जान बचा सकती है, परंतु इसके बाद वह रमानाथ को सजा से नहीं बचा पाएगी। वह अत्यंत दुविधा में है कि किसे बचाए। न ही वह क्रांतिकारियों को मरते देख सकती है और न ही अपने पति का हित कर सकती है। वह रोकर कहती है कि हाई कोर्ट का अंतिम फैसला आने के दिन वह न जाने क्या कर बैठेगी, या तो सारा सच बता देगी या खुद जहर खा लेगी। तो जोहरा जो है जालपा के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करके रमानाथ को सारी बात बताती है। यह सब सुनकर रमानाथ तुरंत जालपा से मिलने का फैसला करता है। चौकीदार व दरोगा के रोकने पर वह बहाना बनाता है कि जालपा हाई कोर्ट में अर्जी देने जा रही है, अतः वह उसे समझाकर ट्रेन में बैठाकर 1 घंटे में वापस आ जाएगा। रमानाथ उसी वक्त देवीदीन के घर पहुंचकर जालपा से मिलना चाहता है, परंतु जालपा मिलने से इनकार कर देती है। तब रमानाथ अपनी गलती को स्वीकार करके कहता है कि उसे अब एहसास हो गया है और अभी जाकर जज साहब को सारा सच बता देगा। इसके साथ ही वह यह स्वीकार करता है कि सराफ को देने के लिए उसके पास रुपये न होने के कारण ही उसने जालपा के गहने चुराए थे। देवीदीन से यह कहता है कि वह एक ब्राह्मण नहीं बल्कि एक कायस्थ है। इस प्रकार वह अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगकर वहां से चला जाता है। जब तक जालपा इन सारी बातों को सुनकर नीचे आती है तो देखती है कि रमानाथ जा चुका था। वह अफसोस करती है और उसे अपने कठोर व्यवहार के प्रति पछतावा होता है। रमानाथ के प्रति प्रेम भाव का पुनः उदय जालपा के हृदय में होता है। इतने में जोहरा आ जाती है और वे दोनों ऊपर चली जाती है। रमानाथ के चले जाने पर दरोगा करीब 1 घंटे तक इंतजार करता है। तत्पश्चात वह देवीदीन के घर पहुंचता है। देवीदीन वहां से रमानाथ के चले जाने की बात कहता है, परंतु दरोगा को उस पर विश्वास नहीं होता है। दरोगा देवीदीन के घर की तलाशी लेता है तो उसे वहां जोहरा मिलती है। जोहरा दरोगा से कहती है कि उसने जालपा को अच्छी तरह से समझा दिया है, अब वह पुलिस के अहित का कार्य नहीं करेगी। पुलिस जोहरा को उसके घर पहुंचा देता है। जोहरा को उसके घर पहुंचाकर दरोगा देर रात तक अपने घर पहुंचा। जब वह सुबह 8 बजे सोकर उठता है तो डिप्टी साहब फोन पर यह खबर देते हैं कि रमानाथ ने जज को सारा सच बताकर अपना बयान बदल दिया है, अतः मुकदमे की फिर से जांच होगी। तो अब रमानाथ ने क्या किया? अपना बयान बदल दिया, जिससे मुकदमे की पुनः जांच होगी। इस बात की खबर डिप्टी साहब किसे देता है? दरोगा को देता है। दरोगा समझ जाता है कि रमानाथ ने उससे धोखेबाजी की है, साथ ही जोहरा भी इसमें मिली हुई है, अतः वह जोहरा देवीदीन सभी को सबक सिखाएगा, यह फैसला करता है। इंस्पेक्टर और डिप्टी साहब सारा इल्जाम दरोगा पर डालकर खुद को इस मामले से दूर कर लेते हैं। पुलिस वाले रमानाथ की तलाश में थे, परंतु उसका कहीं कोई अता पता नहीं चलता है। जोहरा ने भी यह बयान दिया कि रमानाथ को बहकाने के लिए उसे हर दिन 50 रुपये दिए जाते थे कि वह कुछ सोच समझ ना पाए। जोहरा व जालपा भी कहीं छिप जाते हैं और पुलिस के चंगुल में नहीं आते हैं। 2 महीने बाद शहर के बाहर एक बंगले में मुकदमे पर पुनः विचार हुआ। पुलिस वालों ने मुलाजिमों को सजा दिलाने की काफी कोशिश की, पर नाकामयाब रहे। सारे मुलाजिमों को आजाद कर दिया गया। जालपा की जय जयकार होने लगी, उस पर फूलों की वर्षा हुई, मगर रमानाथ की परीक्षा भी समाप्त नहीं हुई थी। उस पर दरोग बयानी का मुकदमा चलाया गया। ठीक 10 बजे उसी बंगले में मुकदमा पेश हुआ। जालपा, जोहरा, दिनेश की पत्नी और माता भी आई। पुलिस की शहादतें शुरू हुई। सभी पुलिस कर्मियों के बयान लिए गए। इसके बाद रमानाथ ने बयान दिया। रमानाथ ने सारी बातें सच सच बता दी। उसने यह भी बताया कि जालपा के त्याग, सत्य व निष्ठा ने ही उसकी आंखें खोल दी। साथ ही यह भी बतलाया कि उसे जोहरा का सही मार्गदर्शन मिला। देवीदीन, जालपा व जोहरा के भी बयान लिए गए। जालपा के बयान को सुनकर दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। जालपा ने अंत में यही कहा कि रमानाथ निर्दोष है, उसने सिर्फ जालपा को खुश रखने की कोशिश की। रमानाथ ने जालपा की इच्छाओं को रोकने के स्थान पर उसकी इच्छाओं को ज्यादा बढ़ावा दिया। उसकी किस्मत में उसकी विलासिता प्रवृत्तियों का प्रायश्चित करना लिखा था, अतः आज तक उसने जो भी कष्ट झेले उसके लिए जालपा भी जिम्मेदार है। दूसरी तरफ पुलिस वालों के पक्ष का सरकारी वकील रमानाथ पर इल्जाम लगाता है कि रमानाथ स्वयं उसके पास आया था और खुद को डाकुओं का सरगना बतलाया था। अच्छी नौकरी पाने के लालच में उसने क्रांतिकारियों के बारे में झूठी शहादत दी थी, इसलिए पुलिस उसके चकमे में आ गई। परंतु अब लगता है कि किसी विरोधी संस्था ने उसे और कोई लालच दिया है। वह अत्यंत स्वार्थी है और अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी अनिष्ट कर सकता है।
उसके इस चकमेबाजी से पुलिस वालों की काफी बदनामी हुई, सरकार के हजारों रुपये खर्च हुए। जब रमानाथ सारी सच्चाई बता देता है, जालपा भी सारा सच बताती है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं? रमानाथ पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। वकील का कहना था कि यदि उसे यानी रमानाथ धमकियां दी गई थी तो वह दूसरी अदालत में अपना बयान वापस ले सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। अतः यह साबित हुआ कि धमकी देने की बात सरासर झूठ है और रमानाथ को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब इसके बाद रमानाथ के पक्ष का वकील क्या कहता है, देखिए। इसके बाद रमानाथ के वकील ने रमानाथ के बारे में सारी बातें बतलाई कि वह किस प्रकार और क्यों प्रयाग से भागकर कलकत्ता आया, पुलिस वालों ने इसे किस चालाकी से अपने शिकंजे में फंसाया, जालपा ने किस तरह रमानाथ का पता लगाया और पत्र के माध्यम से सारा सच बतलाया। जब रमानाथ ने बयान बदलने का निश्चय किया तो पुलिस वालों ने उसे किस प्रकार डराया धमकाया। जालपा व जोहरा के प्रयास से किस प्रकार रमानाथ को अपने द्वारा किए गए गलती का एहसास हुआ। सरकारी वकील कोशिश करती है कि रमानाथ को सजा दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं कि भले ही रमानाथ ने झूठा बयान देकर अपराध किया है, किंतु परिस्थितियों को देखते हुए उसका अपराध क्षम्य है, अतः रमानाथ को बरी किया जाता है। तो जज साहब सरकारी वकील और रमानाथ के पक्ष के वकील की बातों को सुनकर यह फैसला देते हैं कि रमानाथ को बरी किया जाए, यानी छोड़ दिया जाए। मुकदमा का फैसला हो जाने के बाद रमानाथ व जालपा अपने साथ देवीदीन, जग्गो व जोहरा को लेकर प्रयाग चले जाते हैं और अपने परिवार व रतन के परिवार के साथ गंगा किनारे एक गांव में रहने लगते हैं। साथ साथ रहते हुए 3 साल बीत गए। देवीदीन वहीं पर जमीन लेकर खेतीबाड़ी करने लगा। दयानाथ रिटायर हो गए थे, यानी दयानाथ कौन? रमानाथ के पिताजी। रमानाथ वैद्य की किताबें पढ़कर लोगों की छोटी मोटी बीमारियों की दवा देने लगा था। जालपा की एक संतान भी हुई। रतन की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। जोहरा साल भर से उसकी देखभाल कर रही थी। जोहरा व रतन में अच्छी मित्रता हो गई थी। तो हम लोग क्या देखते हैं कि रमानाथ अपनी पत्नी, अपने परिवार के साथ, रतन के परिवार, जोहरा, देवीदीन, जग्गो सबको साथ लेकर कहाँ रह रहा है? प्रयाग के गांव में रहता है। एक दिन देवीदीन देखता है कि जालपा व जोहरा रतन की हालत देखकर रो रही है कि उसी वक्त रतन की मृत्यु हो जाती है और उसको सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। रतन की मृत्यु के बाद जोहरा एकदम अकेले पड़ गई थी, क्योंकि जालपा अपने बच्चे और घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। जोहरा को लगता था कि उसका सब कुछ लुट गया हो। एक दिन घोर बारिश के कारण गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ ने कई गांव को अपने चपेट में ले लिया था। रमानाथ, जोहरा व जालपा नदी के किनारे बैठ नदी के वेग को देख रहे थे। तभी नदी में एक नाव नजर आई जिस पर कई लोग बैठे हुए थे। नाव डगमगा रही थी। किनारे के लोग उन्हें बचाने के लिए रस्सियां फेंक रहे थे, लेकिन रस्सियां उन तक नहीं पहुंच पा रही थी कि अचानक से नाव उलट गई और सभी लोग नदी में समा गए। तभी जोहरा की नजर नदी में बहती हुई एक महिला पर पड़ी जिसकी गोद में एक बच्चा था। जोहरा उसे बचाने के लिए पानी में उतरती है। रमानाथ के रोकने पर भी वह रुकती नहीं है। जोहरा उस बहती महिला यानी लाश तक पहुंचने वाली थी कि एक जोर की लहर आती है और उसे अपने साथ बहाकर ले जाती है। रमानाथ उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है, लेकिन तब तक जोहरा पानी में समा चुकी थी। इस प्रकार जोहरा के जीवन का अंत हो जाता है। इस घटना से रमानाथ व जालपा अत्यंत दुखी हो जाते हैं। अक्सर दोनों उस स्थान पर आकर बैठते हैं जहां जोहरा डूबी थी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद जोहरा बच गई हो और वह वापस आ जाए, परंतु यह उम्मीद भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। जोहरा के द्वारा लगाए गए पौधे, उसके द्वारा पाली हुई बिल्ली और उसके द्वारा सिले हुए कपड़े, उसका कमरा रमानाथ को उसकी याद दिला रहे थे। तो उम्मीद करती हूँ कि गबन उपन्यास की यह कथा आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।